और अब अपनी स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। अरब से महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इजरायल ने सीरिया की राजधानी पर ऐसा विध्वंसक हमला किया है जिससे तेहरान और वॉशिंगटन तक भूचाल आ गया है। दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पर इजरायल ने मिसाइल अटैक किया। इस हमले में अल कुद्स फोर्स के 7 कमांडर मारे गए। इसके बाद तेहरान ने इजरायल पर महाविनाशक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान और इजरायल की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान को रूस और चीन का समर्थन है। माना जा रहा है कि उसके एटमी हथियार भी तैयार हो चुके हैं। सवाल यही है कि ईरान कब और कैसे इजरायल पर पलटवार करने वाला है। अरब में छिड़ने वाली है ईरान और इजरायल की सीधी जंग। ईरान करने वाला है इजरायल पर विध्वंसक मिसाइल हमले। इजरायल में होने वाली है गाजा जैसी जंग। वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान तक तनाव चरम पर है, क्योंकि इजरायल ने ईरान पर ऐसा हमला किया है जिससे दोनों देशों के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क से आई हैं। आग की लपटें इजरायल के हमले की वजह से उठी हैं। दमिश्क के वीवीआईपी इलाके में धुएं का गुबार उठ रहा है। इजरायल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर मिसाइल हमला किया। हमला सोमवार की शाम को किया गया। इजरायल के हमले से दूतावास की बिल्डिंग में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर टीम मौके पर पहुंची। इजरायल का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास की बिल्डिंग मलबे में बदल गई। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर लगा ईरानी वाणिज्यिक दूतावास का बोर्ड ही बचा। जहां मिसाइल गिरी उस जगह कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मिसाइल विस्फोट के बाद पूरी इमारत मलबे में बदल गई। इमारत के नाम पर केवल छत में लगी लोहे की छड़ें ही बाकी बची और मलबे पर फायर ब्रिगेड की टीम नजर आने लगी। ये इजरायल के मिसाइल हमले से हुई तबाही का मंजर है। इजरायल ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया। इजरायल ने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया वो बीच में नजर आ रही है। टारगेट बनाई गई बिल्डिंग के दोनों ओर 2 और इमारतें हैं। इन दोनों इमारतों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के बाद मलबे में बदल चुकी ये बिल्डिंग पहले ऐसी दिखती थी। ये वीडियो धराशायी हो चुकी इमारत की बगल वाली बिल्डिंग से बनाया गया है। ईरानी कॉन्सुलेट के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। ईरान पर इजरायल का यह सबसे बड़ा हमला है और इससे इजरायल की वायुसेना ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर अंजाम दिया। और अब हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इजरायल की वायुसेना ने ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला कैसे किया। सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे इजरायल के 2 F-35 फाइटर जेट्स ने गोलन हाइट्स के नजदीक उड़ान भरी। इसके बाद ये फाइटर जेट सीरिया के वायु सीमा के नजदीक पहुंचे और यहां पहुंचकर मिसाइल फायर किया। इजरायली फाइटर जेट से हेलफायर नाम की मिसाइल फायर की गई।
इस मिसाइल में 6 ब्लेड सिस्टम लगा होता है और इसलिए इसको ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल को बंकर भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल का टारगेट था ईरानी कॉन्सुलेट, जो 2 इमारतों के बीच में था। इसकी एक तरफ कनाडा का दूतावास और दूसरी ओर है ईरान का दूतावास। मिसाइल ने एकदम सटीक हमला किया और एक ही विस्फोट से ईरान के वाणिज्यिक दूतावास की इमारत मलबे में बदल गई। इस हमले में ईरान के 2 बड़े सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। पहले है जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी अल कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर थे और दूसरे हैं मोहम्मद हादी हज रहीमी। ये अल कुद्स फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे और जाहिदी की टीम में काम करते थे। सीरिया का दावा है कि ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के लिए इजराइल ने 7 ब्लेड मिसाइलें फायर की। कुछ मिसाइलें सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दी, लेकिन एक मिसाइल कॉन्सुलेट की इमारत पर गिरी। इजराइल के इस हमले में कुल 7 ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। जाहिदी और रहीमी के साथ हुसैन अमीनुल्लाही, सैयद मेहदी जलालुद्दीन, मोहसिन सदाकत, अली अगा बाबई, अली सालही रोज बेहानी के भी मौत हो गई। اطلاعات که ما داریم حدود احتمالاً بین 5 تا 7 نفر شهید شدن و 2 نفر از پلیس که محافظ ساختمان سفارت بودن هم مجروح شدن. माना जा रहा है कि इजराइल को हाई वैल्यू टारगेट की जानकारी मिली और उसने इसीलिए ब्लेड मिसाइल से बड़ा हमला किया। خواهد شد قطعا رژیم صهیونیستی بهتر از هر کسی میدونه که این نوع جنایت‌ها و عبور از قوانین بین‌المللی پاسخ خودش رو به موقع خواهد داشت. दमिश्क के कॉन्सुलेट हमले में कई कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल इजराइल का ये हमला इलाद नेवल बेस पर इराक रेजिस्टेंस फोर्स के हमले का प्रतिशोध माना जा रहा है। ये इजराइल पर हुए उसी हमले की तस्वीरें हैं। 31 मार्च को इराक के रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के इलाद नेवल बेस पर कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया और इस हमले में इजराइल के एक युद्धपोत को नुकसान पहुंचा। इजराइल की सार 6 कॉर्वेट के करीब कामिकाज़ी ड्रोन गिरा। इस युद्धपोत के पिछले हिस्से को नुकसान हुआ है। इजराइल ने इलाद हमले का जबरदस्त प्रतिशोध लिया है और इस प्रतिशोध के बाद अरब में महासंग्राम का अलार्म बज चुका है, क्योंकि रूस और चीन ने अब ईरान को खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया है। पुतिन, जिनपिंग और रईसी का गठबंधन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। ये हमला प्रॉक्सी संगठनों से भी कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल ने वैसा ही किया जैसा अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए किया था। ईरान आज तक अमेरिका से बदला तो नहीं ले सका, लेकिन इंतकाम की आग ने ईरान को उस खेमे का भरोसेमंद सदस्य जरूर बना दिया जिनका मकसद अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप से उतारकर नीचे पटकना है। अब ईरान ने फिर बदला लेने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार बदले के एक्शन में ईरान अकेला नहीं रहेगा। ईरान को चीन और रूस का पूरा समर्थन है और माना जा रहा है कि पुतिन के प्लान के मुताबिक ईरान के साथ रूस यूक्रेन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा।
उस रोज हवा को चीर कर आगे बढ़ रहा था एक अमेरिकी ड्रोन। सोमवार को F-35 फाइटर जेट से निकली एक ब्लेड मिसाइल। उस रोज ड्रोन के टारगेट पर थी एक कार। सोमवार को मिसाइल के टारगेट पर थी एक आलीशान इमारत। वक्त का फासला बहुत लंबा है, लेकिन मिशन एक जैसा, टारगेट भी एक जैसा और तबाही भी वैसी ही है। 4 साल पहले अमेरिका के टारगेट पर थे ईरानी टॉप जनरल कासिम सुलेमानी, और इस बार एक इमारत के मलबे में दफन हुए एक और ईरानी जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। ईरान आज तक अमेरिका से सुलेमानी का हिसाब बराबर नहीं कर सका, लेकिन इस बार ईरान के सामने है उसका बहुत पुराना दुश्मन इजराइल। अब फर्क समझिए, तब ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी थे, अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। तब ईरान के साथ सिर्फ चीन था, अब ईरान के साथ रूस भी है। तब ईरान के पास परमाणु बम नहीं था, अब रूस की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। तब ईरान विद्रोहियों का अकेला हथियार सप्लायर था, अब चीन रूस भी ईरान समर्थित विद्रोहियों को हथियार दे रहे हैं। तब और अब में सबसे बड़ा फर्क है यूक्रेन वॉर। पुतिन बाइडेन की सीधी अदावत और अमेरिका को तबाह करने का एक बड़ा प्लान। ईरान अब सिर्फ अपने 2 टॉप जनरल्स की हत्या का बदला ही नहीं लेगा, बल्कि कासिम सुलेमानी की हत्या का हिसाब भी चुकता कर सकता है। क्योंकि पुतिन के वॉर प्लान का दूसरा मोहरा ईरान ही है। दुनिया को पुतिन के एंटी अमेरिका प्लान के बारे में जो अंदाजा हो रहा है, उसके मुताबिक पुतिन अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। मतलब यह कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का जिस तरह से इस्तेमाल किया, पुतिन उसी तरह से ईरान का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को लगातार हथियार दिए, पुतिन भी ईरान को उसी तरह हथियारों की सप्लाई करेंगे। इसका सबूत भी दुनिया के सामने आ चुका है। ईरान के नतांज में जमीन के भीतर बने परमाणु संयंत्र में गजब का विकास हुआ है। नतांज में सुरंगें तैयार कर ली गई हैं। जमीन के भीतर चल रहे तमाम निर्माण के पूरा हो जाने के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन में जैसा युद्ध हो रहा है, गाजा में जैसा विध्वंस हुआ, वैसा ही बारूदी कोहराम इजराइल और ईरान में शुरू हो सकता है। पुतिन के प्लान के मुताबिक इस वक्त 2 मोर्चे पर जंग की शुरुआत होनी थी, जिसके लिए पुतिन ने 2 सेनापति तैयार किए हैं। पुतिन के वॉर प्लान के पहले सेनापति किम जोंग है, तो दूसरे इब्राहिम रईसी। दोनों देशों में युद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी समय ईरान की सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इजराइल ने कर दिया। अब इब्राहिम रईसी नहीं, बल्कि ईरान की पूरी सेना का खून उबाल मार रहा है। ईरान समर्थित विद्रोहियों का भी गुस्सा आसमान छू रहा है, क्योंकि जाहिदी ने 2008 और 2016 के बीच लेबनान और सीरिया में कमांडर के रूप में काम किया था। जाहिदी ने सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल के खिलाफ सभी ईरानी आतंकवादी अभियानों का संचालन किया था। जाहिदी के नेतृत्व में ही ईरान के बाहर आतंकवादी अभियानों और गुप्त घातक गतिविधियों का संचालन हो रहा था। रूस और चीन की मदद से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पहले घातक हथियारों से लैस किया जा चुका है।
रूस अमेरिका से यूक्रेन को F-16 देने का बदला भी ले सकता है। रूस ने ईरान को सुखोई 35 देने का वादा किया था। अब रूस ईरान को घातक फाइटर जेट से लैस कर सकता है। पुतिन के प्लान से अमेरिका दबाव में है और अब यूक्रेन की जगह इजराइल को हथियारों की सप्लाई करना मजबूरी है। अमेरिका इजराइल को F-15S फाइटर जेट देने वाला है। जेडैम बम भी इजराइल को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइलों की मांग भी इजराइल ने की है। इजराइल इस वक्त गाजा में ऑपरेशन चला रहा है और हमास में इतनी ताकत नहीं है कि हवा में इजरायली विमानों को चुनौती दे सके। ऐसे में एयर टू एयर मिसाइलों की सप्लाई से जाहिर हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने किस कदर एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि ईरान का पहला इंतकाम किसी मिसाइल या ड्रोन से नहीं होगा। माना जा रहा है कि खुद को अमेरिका के हमले से बचाने के लिए ईरान पहले परमाणु परीक्षण करेगा और दुनिया को यह दिखा देगा कि अमेरिका की एक गलती दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा सकती है। पुतिन ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहे हैं। दोनों देशों में इस वक्त परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। इजराइल और साउथ कोरिया में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमले का प्लान है। चीन ने भी ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सेना युद्धाभ्यास कर रही है। पुतिन के प्लान की जानकारी होने के बाद ही नेटो देशों ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी एक साथ युद्धाभ्यास किया है। पूर्वी यूरोप से लेकर इजराइल और ताइवान तक युद्ध लड़ने की तैयारी में ही जापान की सेना भी वॉर मोड में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। स्वागत है आपका। एक और जहां पुतिन यूक्रेन को एटमी जोन बनाने पर तुले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस में ऐसी तबाही मचाई है जिसकी कल्पना पुतिन ने भी नहीं की होगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1200 किलोमीटर दूर रूसी इलाके में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ने प्रचंड कोहरा मचाया है। हथियार फैक्ट्री और पेट्रोकेमिकल डिपो को उड़ाया गया। जानते हैं, पहली बार जंग में ज़ेलेंस्की ने एयरक्राफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो भी विध्वंसक अंदाज में। जानते हैं इस हमले के पीछे की वजह क्या थी? पुतिन का ग्राउंड ऑपरेशन आखिर कैसे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अब तक बेलगोरोद, कुर्स्क जैसे रूस के सरहदी इलाकों को यूक्रेनी सेना टारगेट कर रही थी। अब तक यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को को दहला रहे थे। मगर बीती रात यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऐसा बारूदी कोहरा मचाया जिसे देख क्रेमलिन सन्न रह गया। रूसी डिफेंस के भी होश फाख्ता हो गए। सौ 200 या फिर 500 नहीं, बल्कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1200 किलोमीटर दूर रूसी गणराज्य के एक हिस्से को यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने बारूद से पाट दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की सीमा में 1200 किलोमीटर भीतर तक घुस भी गए, जबरदस्त हमले को अंजाम भी दे दिया, मगर रूसी डिफेंस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन ने पुतिन के सुरक्षा कवच को भेद कर रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान में प्रचंड तबाही मचाई। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए।
ईस्टर्न यूरोप में आने वाला ततरस्तान, जो कि 68,000 किलोमीटर में फैला है और रूसी गणराज्य का एक हिस्सा है, वहीं यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1200 किलोमीटर दूर मौजूद है रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान। ऐसे में यूक्रेनी सेना ने पहली बार एयरक्राफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान के येलाबुगा इलाके में जबरदस्त हमला किया है। येलाबुगा में यूक्रेनी ड्रोन ने शाहिद 131-136 ड्रोन के प्रोडक्शन प्लांट पर अटैक करते हुए तबाही मचाई और इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान के निज़्ने कमरस्क इलाके में भी यूक्रेन की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक की गई। निज़्ने कमरस्क इलाके में यूक्रेन के एयरक्राफ्ट ड्रोन्स ने सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। यकीन मानिए, पहली बार यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर इस अंदाज में लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के इस्तेमाल से बारूदी कोहरा मचाया। रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 900 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ततारस्तान रूस के नक्शे में ही मौजूद है, मगर साल 1990 में इसने खुद को संप्रभु राज्य घोषित किया था। लेकिन इस पर कंट्रोल रूस का ही है। इस रीजन में रूसी सेना के हथियार गोदाम और पेट्रोकेमिकल प्लांट मौजूद हैं। लिहाजा यूक्रेनी सेना के एयरक्राफ्ट ड्रोन ने रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान में ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। आपको बता दें कि ततारस्तान में यूक्रेन ने 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन हमले किए। येलाबुगा और निज़्ने कमस्क में ड्रोन हमले में भीषण तबाही मची। यूक्रेनी सेना की ड्रोन स्ट्राइक में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। येलाबुगा में यूक्रेन के एयरक्राफ्ट ड्रोन ने जिस हथियार फैक्ट्री पर धावा बोला, वहां धड़ल्ले से शाहिद 131, शाहिद 136 ड्रोन का प्रोडक्शन होता है। आपको बता दें कि शाहिद मेड इन ईरान आत्मघाती ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस यूक्रेन को दहलाने के लिए बीते 2 सालों से करता आया है। ऐसे में यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन के फैक्ट्री पर ड्रोन स्ट्राइक करते हुए उसे तहस नहस कर दिया। यूक्रेन ने सिर्फ रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान को ही बारूद से नहीं दहलाया, इसके साथ साथ बैटल ग्राउंड में रूसी ब्रिगेड पर भी जोरदार हमले किए। मसलन अवदीव्का में रूस के T-90M टैंक को ड्रोन हमले में ध्वस्त किया। ये कातेरिंगबर्ग में रूसी डिफेंस की हथियार फैक्ट्री को तबाह किया। डोनेट्स्क रीजन के सोलेदर इलाके में GLSDB एयर बम से हमला किया। बेलगोरोद रीजन के रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने जबरदस्त शेलिंग की। यानी बीती रात पश्चिमी रूस का इलाका ज़ेलेंस्की के बारूदी प्रतिशोध से धधकता रहा। यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की। जानते हैं यूक्रेनी सेना ने जंग में इतने आक्रामक तेवर क्यों दिखाए, क्यों पश्चिमी रूस में सीरियल ड्रोन स्ट्राइक की? तो उसकी वजह है रूस ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन। दरअसल पुतिन ने जबरदस्त वॉर स्ट्रैटेजी बनाते हुए यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स को बैकफुट पर लाने का प्लान बनाया और इसके लिए रूस ने ब्रिज, सड़क, पावर हाउस को निशाना बनाया। दरअसल अवदीव्का के आसपास वाले इलाकों पर कब्जे के बाद रूसी ब्रिगेड ने दक्षिणी यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी की। गैस, पेट्रोल स्टेशन, ब्रिज और पावर हाउस को तबाह किया। वहीं अवदीव्का को जोड़ने वाली तमाम सड़कें भी ध्वस्त की। अवदीव्का में रूस ने अमेरिकी अब्राम्स टैंक भी तबाह किए। इसके अलावा यूएस के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल भी नेस्तनाबूद किए। रूसी डिफेंस का मकसद साफ है, दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे के साथ ही यूक्रेनी सेना की मूवमेंट रोकी जाए ताकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड अवदीव्का में दाखिल ना हो सके।
और ना ही रूसी ब्रिगेड से आर पार की जंग लड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। मॉस्को के क्रोकस हॉल में हुए हमले का सच सामने आ गया है और जो सच सामने आया है वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पुतिन को अहम सुराग मिले तो उन्होंने न सिर्फ नाटो से जंग की तैयारी शुरू कर दी बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस का अस्तित्व मिटाने का ऐलान कर दिया। रूस के इस ऐलान के बाद नाटो भी एक्शन में आ गया है। नाटो सेनाएं कई फ्रंट पर हमले का अभ्यास कर रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? वहां युद्ध की मुनादी हो गई है। रूस और नेटो में परमाणु जंग तय है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। तीसरी बार महाविध्वंस निश्चित है। एटमी वॉर की वजह बनेगा क्रोकस सिटी हॉल में हुआ संघात। रिपोर्ट के मुताबिक क्रोकस हमले की जांच में रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ अहम सुराग और सबूत लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रूस को जो प्रमाण मिले हैं वो क्रोकस हमले के पीछे नेटो की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी के बाद से पुतिन और उनकी सेना ने नेटो पर आक्रमण करने का प्रण ले लिया है। रूस की धरती पर क्रोकस सिटी हॉल जैसे और कई बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। रूस की धरती पर क्रोकस जैसा एक और बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हमले की नई साजिश नाकाम हुई, इसके बारे में खुलासा हुआ तो क्रेमलिन ने नेटो से महायुद्ध की तैयारी तेज कर दी। 24 घंटे में रूस ने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई उससे तीसरे विश्व युद्ध का सीन पूरी तरह से क्लियर हो गया। रूस ने नेटो पर हमले की धमकी दी, सरमत जैसे घातक हथियार को तैनात कर दिया है। पुतिन नेटो के खिलाफ बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस छठी पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान लाने जा रहा है। रूसी वायुसेना को 6th जनरेशन का यह विमान जल्द ही मिलने वाला है। इस विमान का नाम है माइकोयान MiG-41। माना जा रहा है कि रूस इसका इस्तेमाल नेटो से युद्ध के दौरान कर सकता है। रूस छठी पीढ़ी के जिस स्टेल्थ फाइटर जेट को लाने जा रहा है उसकी स्पीड है 5 मैक, यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे। यह एंटी मिसाइल लेजर से लैस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अंतरिक्ष के पास तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसे सबसे घातक इंटरसेप्टर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक साथ कई मिसाइलें फायर कर हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह कर देता है। जाहिर है, रूस और नेटो की जंग में माइकोयान MiG-41 पुतिन आर्मी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस महायुद्ध की तैयारी कर चुका है। यही वजह है कि अब धमकी देकर नेटो को भड़काया जा रहा है। क्रेमलिन, रूसी विदेश मंत्रालय, रक्षा विशेषज्ञ और रूसी मीडिया ने अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे नेटो को धमकी देनी शुरू कर दी। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन को भी मिटा देने की धमकी दी।
टीवी पर आकर सोलोव्योव ने कहा कि रूसी सेना ऐसा एटमी जलजला लाएगी कि पूरा ब्रिटेन सिर्फ एक धमाके में खत्म हो जाएगा। Как в Нюрнберг пришли судить вас, сволочей. В Гаагу придем, в Париж вернемся. Как в 19 веке, в Берлин, как в 20-м. सिर्फ धमकी ही जारी नहीं हुई है, रूसी सेना का एक्शन भी शुरू हो गया है। स्पेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैलिस्टिक मिसाइल उसके आसमान से होते हुए समंदर में जाकर गिर गई। माना जा रहा है कि यह मिसाइल रूसी सेना ने फायर की। कहा जा रहा है कि इस धमाके से रूस ने फ्रांस को हद में रहने का अल्टीमेटम दिया है। रूस ने मिसाइल विस्फोट किया, फ्रांस और ब्रिटेन को बर्बाद करने की धमकी दी तो नेटो देशों में खलबली मच गई। नेटो ने भी रूस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो देशों ने एक साथ कई फ्रंट पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स रूस पर हवाई हमले का अभ्यास कर रही है, तो नेटो सेनाएं आर्कटिक में तीसरे विश्व विनाश की एक्सरसाइज कर रही हैं। इतना ही नहीं, नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भी भेजने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले फ्रांस अपनी सेना भेजेगा, इसके बाद फिनलैंड और दूसरे देश। नेटो सेना को लेकर रूसी रक्षा विशेषज्ञ मार्क स्लेवोदा ने कहा है कि नेटो सेना किसी भी वक्त यूक्रेन की धरती पर पहुंच सकती है। अब रूस को नेटो सेना से जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वॉर एक्सपर्ट ने जो कुछ कहा है, अगर वैसा हुआ तो दुनिया जानती है कि इसका परिणाम क्या होगा। पुतिन और उनकी सेना जो कुछ करेगी उससे कई देशों का एक साथ खात्मा हो जाएगा। पुतिन जानते हैं कि नेटो से किसी भी वक्त महाजंग शुरू हो सकती है। इसके लिए वो दुनिया के कई देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। पुतिन तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी रूस आ रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन के गठबंधन में तालिबान और वेनेजुएला भी शामिल हो चुके हैं। रूस के साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश पहले से ही हैं। अगर नेटो से युद्ध हुआ तो इसका अंजाम कितना भयावह होगा, इसका अनुमान लगाना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी कोरियाई सेना ने दावा किया है कि एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया है। इस बार उत्तर कोरिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, लेकिन इसी बीच पेंटागन ने आशंका जताई है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो IRBM दागी गई उसका ऑर्डर किम ने नहीं बल्कि पुतिन ने दिया। आखिर क्यों, देखिए ये खास रिपोर्ट। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी तानाशाह ने फिर से अपने विध्वंसकों की नुमाइश की है, फिर से बैटल ग्राउंड को बारूदी कोहराम से दहलाया है। साउथ कोरिया की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में घातक ब्रह्मास्त्र का टेस्ट किया है। मसलन नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया ने IRBM को ईस्टर्न कोस्ट की तरफ दागा। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही कोरियाई पेनिनसुला में खलबली मच गई, क्योंकि साल 2024 के आगाज के साथ ही अब तक नॉर्थ कोरिया 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि तानाशाह का मिसाइल ट्रेलर सिर्फ नुमाइश के लिए है या फिर सन की किम
किसी बड़े अटैक प्लान पर काम कर रहा है। कहीं नॉर्थ कोरिया के निशाने पर दक्षिण कोरिया या फिर जापान तो नहीं, या फिर किम अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को धमकाने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलों का टेस्ट तो नहीं कर रहा। दरअसल कोरियाई पेनिनसुला में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की जॉइंट ड्रिल से किम भड़का हुआ है, लिहाजा वो बार बार अपने विध्वंसक के जरिए बारूदी जलजला ला रहा है, अपने हथियारों का दम दिखा रहा है। वहीं अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपने विध्वंसक हथियारों को रूस भेज रहा है और हथियारों की डिलीवरी से पहले हर नए दिन किसी न किसी वेपन के टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। वैसे भी रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये जोड़ी कई दफा एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई है। ऐसे में इस बार भी ये आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने किम के साथ मिलकर बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा यहां बूचा और बाखमुट से ज्यादा आबादी थी, लेकिन अब खार्किव वीरान हो चुका है। माना जा रहा है कि यहां नरसंहार का रिकॉर्ड टूटा है। रूस के लगातार हमले से हालात ऐसे हैं कि आंकड़े नहीं आ सकते, लेकिन खार्किव की मौजूदा तस्वीर गवाही दे रही है कि यूक्रेन के शहर ने क्या कुछ गवा दिया है। फिलहाल खार्किव में बिजली की सप्लाई ठप है और रूस के टैंक रिहायशी इलाकों को मलबों के अंबार में तब्दील कर रहे हैं। रूस की भारी भरकम मिसाइलों का हमला। T-70 टैंकों से लगातार गोलाबारी, खंडहरों की कतार और मुसीबतों का अंबार। खार्किव जितना खूबसूरत था, अब उतना उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिन जगहों पर लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां जली हुई इमारतें नजर आती हैं। बूचा, बाखमुत और अवदीपका में जिस तरह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, ठीक वैसे ही नरसंहार खार्किव में भी हुआ है। रूस के इन हमलों से जो बच ना सके वो मलबों में दफन हो गए, और जिनकी जिंदगी बच गई वो शायद ताउम्र चैन से सो नहीं सकेंगे। यूक्रेन के खार्किव में लोगों ने अपनी आंखों से कैसी तबाही देखी, जैसा कत्लेआम देखा, उसे भूल पाना मुमकिन नहीं है। खार्किव में कितने लोगों की मौत हुई, कितने बच्चे और महिलाओं का संहार हुआ, ये तो ज़ेलेंस्की की सरकार को भी नहीं पता, क्योंकि खार्किव के जर्रे जर्रे में रूस की मिसाइलों की दहशत है। यूक्रेन की सेना बहुत पीछे हट चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन या शवों को उठाने का काम मुमकिन नहीं रह गया है।